नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस मंच पर हम कुछ हटकर बात करते हैं, साहित्य से इतर बात करते हैं और ऐसा विषय आज हमने आज के इस कार्यक्रम में चुना है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस बारे में हम अभी थोड़ी देर में खुलकर बातचीत करेंगे और आज का विषय जो हमने इस कार्यक्रम के लिए लिया है वो है कि जो अंतिम चरण है वर्तमान वित्तीय वर्ष का, इसमें हम निवेश और आयकर की योजना कैसे बनाएं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि कई मित्रों से ये आग्रह आया था कि आप इस पर भी कार्यक्रम करिए कि जो हमारी आय होती है, चाहे वो नौकरी पेशा हो या जो अवकाश प्राप्त हो या बिजनेसमैन हो या कॉमन मैन हो या कोई छोटी मोटी नौकरियां करता है, छोटे मोटे काम करता है, उनके लिए आयकर किस तरह से उसकी योजना कैसे बनानी चाहिए, इस पर हमें जानकारी जरूर देनी चाहिए। तो इसी संबंध में आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुंबई से हमारे साथ थोड़ी देर में आप जुड़ेंगे यहाँ पर श्री पंकज मठवाल। आप सुपरिचित इन्वेस्ट और आयकर के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम बहुत सारे सवालों के बारे में बातचीत करेंगे जो निवेश और आयकर से, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम मुंबई चलते हैं और मुंबई से हम जोड़ देते हैं इस मंच पर श्री पंकज मठवाल को। नमस्कार पंकज जी। सर नमस्कार। बहुत अच्छा लगा पंकज जी। जैसा कि मैंने पहले आपके यहाँ पर मंच पर आने से पहले अपने मित्रों को बता दिया, कई मित्रों से ये सुबह से मेरे पास सूचना आई कि इस मंच पर इस विषय का आप कैसे महत्व दे रहे हैं। लेकिन महत्व इसलिए है कि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें वैसे भी आम जिंदगी में जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम जानेंगे तो जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम इस बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और क्योंकि आप साहित्य की बात करते हैं हमेशा और मैं देखता रहता हूं इस कार्यक्रम को, लेकिन जो अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा हटकर, क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चीजें ऐसा हो गया कि शायद हर व्यक्ति को सभी चीजों की कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो मुझे लगता है हम बात करेंगे तो इसमें से हर व्यक्ति के लिए जो भी प्रोग्राम को देखेगा कुछ ना कुछ काम का निकल कर आएगा। जी। सबसे पहले मैं अपने मित्रों को आपका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। आज हमारे बीच में इन्वेस्टमेंट और आयकर विशेषज्ञ है श्री पंकज मठवाल। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, आपके सेटअप का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से आप इस कार्यालय, इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और आयकर संबंधी या केवल इनकम टैक्स ही नहीं बल्कि कई तरह के टैक्स होते हैं जिनके बारे में आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं। अब हमारे मित्र भी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने शुरू हो गए। पंकज जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आयकर जो है ये क्यों जरूरी है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य?
क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसके ऊपर इतना आयकर देना पड़ता है, यानी मैंने 100 रुपये कमाया, इसमें से मैंने 30 रुपया 40 रुपये का आयकर दे दिया, फिर मेरा क्या फायदा है। कहने का तात्पर्य है कि ये आयकर जो सरकार के पास आता है, टैक्स जो आयकर के पास, ये सरकार के पास आता है, किस तरह से हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये काम आता है, सबसे पहले संक्षिप्त में हमें ये बताइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसा है कि सिर्फ आयकर नहीं, जैसा आपने भी कहा कई कर हैं, तो हम अगर इनकम टैक्स यानी आयकर की बात करें, हम जीएसटी की बात करें, प्रोफेशनल टैक्स, उसके अलावा आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, तो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। पहले तो खैर कई और टैक्स भी थे जिनको बाद में कंबाइन कर कर जीएसटी में डाल दिया गया। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपकी इनकम जो भी हुई, आपकी जो आय हुई, उसके ऊपर आप आयकर दे रहे हैं। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, आपने खर्चा किया, आपने कुछ भी सामान खरीदा, आपने खाना खाया, उसके ऊपर जीएसटी लग गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो टैक्स नहीं पे करता है। हालांकि कई बार अगर हम बात करें आयकर की, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 वित्तीय वर्ष 23-24 में करीब रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न की मैं बात करूं तो सब मिलाकर करीब 8 करोड़ आईटीआर फाइल हुई, और उसमें से करीब 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ टैक्स पे किया। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 8 करोड़ के आसपास आईटीआर फाइल हुए, और उसमें से अधिकतर आईटीआर नील आईटीआर थे। सिर्फ 2 करोड़ के आसपास थे जिन्होंने टैक्स पे किया। तो यानी कि बहुत छोटी संख्या टैक्स पे करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग टैक्स नहीं पे करते। वो भी किसी ना किसी रूप में, जब वो कोई सामान खरीदते हैं, वो कोई सर्विस अवेल करते हैं, तो तब उनसे जीएसटी के रूप में या किसी और तरह से टैक्स लिया जाता है। आप इवन घर खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप जब टैक्स पे करते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, वो भी टैक्स होता है। आप कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं। तो यानी कि बहुत तरह से। अब आपका सवाल ये था कि क्यों लिया जाता है। तो जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो भी खर्चा होता है, उस खर्च के लिए एक ही मुख्य जो स्रोत है वो है टैक्स। तो टैक्स के माध्यम से जो पैसा आता है, उसका उपयोग सरकार अलग अलग डेवलपमेंट के लिए करती है। डेवलपमेंट हो या जो, अब मैं उदाहरण के तौर पे कहूं कि पुलिस डिपार्टमेंट है। अब पुलिस डिपार्टमेंट की इनकम तो नहीं होती ना दूसरी कोई भी। अगर कोई सरकारी कंपनी है तो हो सकता है कि सरकारी कंपनी प्रॉफिट में आए, तो उससे उनके जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, उनका वेतन मिले। लेकिन अगर बात है पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट की या मिलिट्री की जो भी आपने उनका खर्चा उठाना है, या डेवलपमेंट जो दूसरे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो सब इनकम टैक्स से या दूसरे टैक्सेस से ही कलेक्शन होता है, उसका वहाँ इस्तेमाल होता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया है। अच्छा, पिछले सालों से पंकज जी ये देखने को मिला है कि जो टैक्स रिजीम है उनमें अलग अलग बदलाव होते रहे हैं। यानी जो टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर दी गई है, उसको किस तरह से एक टैक्स पेयर को राहत दी जाए, उसका बर्डन कम किया जाए, उस तरह से आपने, आपको खैर आप इसके एक्सपर्ट हैं, कि हमें पिछले कुछ सालों में ओल्ड एंड न्यू रिजीम देखने को मिला है। तो पहले ये बताइए कि ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम जो है, इसमें क्या अंतर है? कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए इसमें राहत है, और कम से कम मैं टैक्स दे पाऊं, मुझ पर टैक्स का बर्डन कम हो जाए? बिल्कुल। देखिए, टैक्स की चोरी करना गलत है, लेकिन टैक्स बचाना समझदारी की बात है। अगर आप जो भी प्रावधान दिए गए हैं आयकर में या दूसरे टैक्स की बात करें, उसकी जानकारी के साथ आप सही से अपना टैक्स बचा सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। अब ऐसे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, आयकर की। पहले क्या था, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, और बहुत ही पुराना, इवन
सेक्शन अलग हुआ, 88 से 80C हो गया, सेक्शन बदले, लेकिन पहले से एक चीज थी कि आपकी जो आमदनी होती है उस आमदनी में से कुछ आप कटौती का लाभ उठा सकते हैं, कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका पीपीएफ अकाउंट है, तो आपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया, अब आपकी जो इनकम है वो थी 10 लाख की, आपने 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में जमा कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप 8.5 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे सेक्शन है 80C से लेके 80U तक, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई मेडिक्लेम लिया, उसका आपने प्रीमियम भर दिया, आपने अपना चेकअप कराया, उसके लिए आपने खर्चा किया तो उसका डिडक्शन ले लिया, आपने घर लिया, उसका लोन चुकाया, उसका जो ब्याज दिया उस लोन के ऊपर उसको भी माइनस कर लिया, आपने अपने लिया बच्चों के लिए कोई लोन, एजुकेशन लोन लिया, उसका ब्याज चुकाया, उसे भी आपने अपनी इनकम में से कम कर लिया। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, यही नहीं बल्कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको भी छूट मिल जाती है, कोई व्यक्ति है कमाने वाला, उस पर कोई निर्भर है, वो विकलांग है तो उस पर भी छूट मिलती है, आप कोई डोनेशन देते हैं उस पर छूट मिल जाती है। तो इस तरह क्या होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपकी पूरी जो आय जो आपको मिलती है उसमें से ये सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो लास्ट में इनकम बचती है उस पर आपको टैक्स चुकाना होता है। अब क्या हो गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो सुनने में अच्छा लगता है कि भाई आसान है, मैं सब चीजें करूंगा। इसमें नुकसान सरकार का भी हो रहा था और टैक्स पेयर को भी इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी समझने में कि कहाँ कहाँ छूट मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। एक दो बातें तो पता होती हैं, जैसे कि पीपीएफ में मुझे टैक्स में छूट मिल जाती है, बट आपको जैसे रॉयल्टी, आपने किताब लिखी और किताब के ऊपर आपको आमदनी हुई रॉयल्टी के रूप में, उस पर भी आपकी 3 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर आदमी को नहीं मालूम होंगी। फिर टैक्स एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपको फीस चुकानी होगी। तो इस वजह से सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम आपका टैक्स के जो रेट है वो कम कर देते हैं, बट ये जो चीजें हैं डिडक्शन वगैरह का ये हम खत्म कर देंगे। जो भी पूरा पैसा आया उसके ऊपर आपको टैक्स चुकाना होगा, पर कम रेट से चुकाना होगा। तो इसलिए आया न्यू टैक्स रिजिम, जहां पर रेट कम कर दिए लेकिन जो कटौती का लाभ मिलता था वो सरकार ने खत्म कर दिया। मोस्ट ऑफ चीजों पे, मतलब अधिकतर चीजों पे खत्म कर दिया। एक दो चीजें बची हैं उसके अंदर, लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं है। एक बात और मैंने अभी कही थी कि सरकार को भी इसमें नुकसान था। अब आप कहेंगे सरकार का क्या नुकसान था भाई इसके अंदर, अगर आप पे दे रहे हैं? नुकसान ये था कि टैक्स की चोरी बहुत हो रही थी। बहुत से ऐसे डिसऑनेस्ट लोग भी होते हैं। कोई आदमी अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ में जो उनके लिए अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहा है तो गलत नहीं है, पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, लोन भी नहीं चुका रहे थे, फर्जी बिल लगाकर, क्योंकि पेपर लगाना नहीं होता था, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही थी। सरकार ने बोला खत्म करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम लेकर आए। तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको चॉइस दी गई है, आपके लिए जो अच्छा है आप वो कर लीजिए। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, खाली आप 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट लेंगे तो न्यू टैक्स ही बेटर रहेगा, पर जिन्होंने लोन भी लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिन्होंने डोनेशन भी दी हुई है, जिन्होंने मेडिक्लेम भी लिया हुआ है, एजुकेशन लोन भी लिया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहें और आप ये सारे क्लेम करें तो टैक्स कम आएगा। बाकी सब लोगों के लिए मेरे हिसाब से न्यू टैक्स रिजिम सुटेबल रहता है। पर सरकार ने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कीजिए हर साल, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप वेतन भोगी हैं, तो आपके लिए तो हर साल जिस साल में जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एक बार ऑप्शन मिलेगा कि आप ओल्ड से न्यू में आइए, न्यू से ओल्ड में आइए, उसके बाद में बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से देखना है आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम अच्छी रहेगी, वो आप ले सकते हैं। यानी जो नौकरी पेशा है वो किसी भी साल कोई भी रिजिम के अंतर्गत टैक्स भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम को चलने देगी तब तक तो कर सकते हैं, बट मेरी बात अगर मैं मानकर चलूं तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम बहुत साल चलेगी नहीं। सरकार की मंशा जो है साफ नजर आती है कि न्यू टैक्स रिजिम को हर बजट में
वो कुछ ऐसे बेनिफिट देते जा रहे हैं कि अधिक से अधिक टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम को ही अपनाएंगे। अच्छा, इस वर्ष जो बजट आ गया है उसमें ये जो 12 लाख तक का जो आयकर में छूट दी गई है इनकम पर, तो कई लोगों में बहुत ये दुविधा रही कि 12 लाख तक किनको नहीं देना पड़ेगा या किनको फिर उसके अनुसार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा और आप क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात भी बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये जो बजट में प्रावधान होते हैं वो अगले वित्त वर्ष के लिए होते हैं। तो यानी कि फरवरी में जो बजट आया, क्योंकि कई बार ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने भी सवाल पूछा मुझसे, भाई हमारी इनकम तो अभी 12 लाख तक की है, टैक्स फ्री हो जाएगी? तो पहली बात तो यह है कि कैलकुलेशन तो बाद में आएगी, वो जो लागू होगा वो होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो जो वित्त वर्ष 25-26 की आय होगी उसके लिए वो अप्लाई होगा। फिलहाल के लिए जो पहले के प्रावधान है, जो कि जुलाई 2024 में जब बजट आया था इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में, तो अभी तो वो लगेगा 31 मार्च तक। पर फिर भी मैं पहले उसी पे आ जाता हूं जो आपने पूछा कि 12 लाख तक की इनकम, हालांकि अगले साल के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए है, किन के लिए है किन के लिए नहीं है समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूजन ये हुआ कि जब कई बार न्यूज आती है तो लोग न्यूज को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो बात ये थी कि भाई 4 लाख से 8 लाख तक, 4 लाख तक का जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, 4 लाख से 8 लाख तक है जो 5% है, 8 से 12 तक है उसके बाद 10% है, 12 से लेकर 16 तक है 15% है, 16 से लेकर 20 तक है तो आपका 20% है, फिर आपका 20 लाख से 24 लाख तक आपका जो है 25% है, और 25 लाख के ऊपर 30% है। तो जब 4 लाख से 8 लाख तक आपका 5% टैक्स लग रहा है, 8 लाख से 12 लाख तक भी लग रहा है 10% का, तो कैसे कह रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो ये कंफ्यूजन का ऐसा है कि अगर ये इनकम बिल्कुल सही बात है कि टैक्सेबल है, 4 लाख से 4 लाख तक की इनकम टैक्सेबल नहीं है, पर 4 लाख से 8 लाख पर आपको 5% का टैक्स चुकाना है, यानी कि 4 लाख पर 5% हो गया 20,000 रुपया। उसके बाद आपका जो अगला 4 लाख है उस पर 10% यानी कि 40 लाख रुपया। तो जी आपका जी इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 का टैक्स बन रहा है। पर सरकार जी ने क्या बोला, अगर आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर जाती है तब तो ये जो कैलकुलेशन ये काम आएगी। बट ऐसे व्यक्ति जिनकी आमदनी 12 लाख के ऊपर जा ही नहीं रही है, तो टैक्स तो बना मेरा, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं बना, मेरा टैक्स तो बना, लेकिन अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स में रिबेट दे दी गई। तो क्या हुआ कि आपकी इनकम अगर 12 लाख की जगह 13 लाख बन जाती तो सीधी सी बात थी कि आपका पहला 4 लाख फ्री, 4 से 8 लाख तक का जो 4 लाख है उसमें 5% टैक्स लग गया, अगले 4 लाख पर भी टैक्स लगा, उसके ऊपर 1 लाख पर टैक्स लगा। बट क्योंकि आपकी आमदनी 12 लाख के ऊपर नहीं गई तो टैक्स तो बना 60,000 रुपया, लेकिन आपको उसमें रिबेट मिल गई 60,000 रुपए की, वो निल हो गया। तो इसके लिए ये कंफ्यूजन जो है बहुत सिंपल है, जिनकी इनकम 12 लाख के ऊपर चली जाएगी उनके लिए 4 लाख से 8 लाख की इनकम भी टैक्सेबल है, 8 से 12 की इनकम है टैक्सेबल है, 12 लाख के ऊपर की इनकम भी टैक्सेबल है। जिनकी इनकम 12 लाख के ऊपर नहीं जाएगी, टैक्स बना है पर सरकार लेगी नहीं, पूरा छोड़ देगी। तो अगर देखा जाए कि जो ओल्ड रिजीम है और जो अब ये 12 लाख तक का है, क्या 1 अप्रैल के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, असेसमेंट ईयर अगला होगा, तो क्या उसमें वो भी चलता रहेगा ओल्ड रिजीम और ये नया वाला? बिल्कुल, अभी तो जो बजट आया है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27, तो अभी तो बिल्कुल चालू रहेगा। अब जब फरवरी 2026 में बजट आएगा तब उसमें क्या बनाएंगे आगे के लिए, वो आगे लागू होगा। फिलहाल की बात तो तय है, जो इसका एक्चुअली फायदा उठाना है, जो हमें खुशी हुई थी कि भाई कम से कम अगर किसी की इनकम 12 लाख की भी है तो 1,25,000 तो बच रहा है, वो फायदा उठाने का टाइम जो आएगा वो 1 अप्रैल के बाद ही आएगा। और बिल्कुल यहाँ पे पैसा तो हाथ में बचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात डॉक्टर साहब और कहूंगा कि अगर हम इस वित्त वर्ष की बात भी कर रहे हैं तो ये बात यहां पर भी लागू है। यहां पर भी कैसे है, वित्त वर्ष जो हमारा 24-25
जो कि अभी 31 मार्च को खत्म होने वाला है, इस साल के अंदर भी ऐसा ही है। अगर आपकी आमदनी 8 लाख रुपए तक है तो आपको, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 7 लाख तक के कोई टैक्स नहीं भरना है। बट अगर आपकी इनकम 8 लाख की है तो फिर सीधी सी बात है कि 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है। 3 से लेकर और 7 लाख तक की जो इनकम है उसमें 5% टैक्स देना है। 7 लाख से ऊपर, जैसे मैंने कहा 8 लाख की इनकम है, जो अगला 1 लाख है उसके जी ऊपर जी। आपको 10% से टैक्स चुकाना है। तो ये बात ध्यान रहे कि रिबेट जो है ये कुछ ही लोगों के लिए मिलेगी। पहली बात तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए, एनआरआई तो नहीं मिलेगी, तो आपको उस पर छूट मिलेगी। और आपको ये जो मैंने बोला वो न्यू टैक्स रिजिम में जो है लिमिट ज्यादा है। ओल्ड टैक्स में आपका सिर्फ 2.5 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री होती है, 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स हो जाता है। क्या बात वहां है। पर 5 लाख तक का है जहां पर टैक्स फ्री है। अब हम इस वित्त वर्ष के अंतिम चरण में है, 2-4 दिन ही बचे हैं। तो हालांकि 4 दिन भी बहुत काफी होते हैं सर। अभी 31 तक, तो आज तो 25 है, 6 दिन है। तो आप क्या सुझाव देते हैं कि किस तरह से निवेश करना चाहिए, और तुरंत इस पीरियड में क्या निवेश हो सकता है ताकि आप अपना आयकर को देने से कम, उसको कम कर सकते हैं, जो नियम अनुसार है, एज पर रूल्स जो है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, ये तो बहुत आसान सी चीज है कि कौन कौन से ऑप्शन बताऊंगा। उससे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि आपकी बाकी जो प्लानिंग है वो आप दुरुस्त करें। क्योंकि कई बार छोटी छोटी कुछ गलती से गलती हो जाती है जो चाहते नहीं है पर हो जाता है, और बाद में करेक्ट नहीं कर सकते। 31 मार्च चला गया तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको। फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा उस चीज को प्रूव कर पाना कि भाई ये मेरी इनकम नहीं है। तो अगर कोई इनकम आपकी नहीं है जिसको आप इनकम में नहीं लेना चाहते हैं, उनको भी आपको सही करना चाहिए। होता यह था कि पहले ना बहुत सारी चीजें चल जाती थी। मैं जानता हूं टाइम था जब मतलब निवेशक बहुत सारी चीजें करते थे या टैक्स पेयर बहुत चीजें करते थे, पकड़ में नहीं आती थी। आज की तारीख में क्या हो गया है, क्योंकि पैन और आधार लिंक है, आपके हर इन्वेस्टमेंट में आपने पैन दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, केवाईसी है। कोई भी बात खुलती है तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये भी नहीं बोलता कि आप अपना ये बैंक स्टेटमेंट लेकर आइए, उनके पास सब कुछ पहले से अवेलेबल है। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि 31 मार्च से पहले वो सब चीजें जो आपको दुरुस्त करनी चाहिए वो बिल्कुल करनी चाहिए। पर पहला आपका सवाल जो था इन्वेस्टमेंट को लेकर, देखिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो इन्वेस्टमेंट का कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रह के आपको फायदा दिखाई दे रहा है तो फिर जरूर है कि आप वो चीजें भी और कर लें जो आपने नहीं की हुई हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1.5 लाख रुपए अपने पीपीएफ में या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में या फिर म्यूचुअल फंड में एक स्कीम होती है जिसको हम बोलते हैं ELSS, जो इक्विटी लिंक, एटीसी में जो आता है, एटीसी में जो ETC आता में है। जो आता है। ये सब में अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक का निवेश नहीं किया हुआ है, इसको पूरा कर लीजिए फटाफट, वो जरूरी है। दूसरी बात क्या होती है, एटीसी में 1.5 लाख की लिमिट है। उसके अलावा एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपए तक का अलग बेनिफिट आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपका अगर एनपीएस अकाउंट है तो आप उसे 50,000 रुपए जमा कर दीजिए, नहीं है तो आप अकाउंट खोलकर भी आप उसमें जमा कर सकते हैं। तो टीयर 1 अकाउंट में आपको 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, आपको 1.5 लाख के अलावा 50,000 की और इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 रुपए तक का प्रीमियम आप इनकम में से माइनस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो प्रीमियम है वो रहा 20,000 रुपया। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो लिमिट 50,000 रुपए की है, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम की आपकी आयु है, तो लिमिट है 25,000 रुपए की। अब मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं है, पहले उनकी बात करते हैं। तो अगर आपका खर्चा 20,000 का हुआ और लिमिट 25,000 रुपए की है, सरकार ने यह भी बोला है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं अपना, आप ईसीजी या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं जो हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए। आज की तारीख में यंग लोगों को भी बहुत बार हार्ट अटैक आते हुए देखा जा रहा है। तो हर 6 महीने में अपना पूरा बॉडी चेकअप जरूर कराइए। और सरकार कह रही है 5,000 रुपए तक का आप जो खर्चा करते हैं इसके ऊपर फीस देते हैं पैथोलॉजी लैब को,
उसको भी आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं 80D के अंदर। लिमिट 25,000 की है, आपका प्रीमियम 20,000 रुपए का था, 5,000 रुपए का आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर लिया तो इनकम में से माइनस कर सकते हैं। दूसरी बात, आप हैं सीनियर सिटीजन और मान लीजिए कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब क्योंकि जब आप 60 साल से अधिक के होते हैं तो प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग जब युवा अवस्था में थे तो लिया, अब क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है तो बोला इससे बढ़िया तो भाई कभी जरूरत पड़ेगी, तो हर साल तो जरूरत पड़ती नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पर अगर जेब से पैसा देंगे तो शायद सस्ता पड़े, तो बहुत से लोग नहीं लेते हैं, ये कई बार मिल नहीं पाता है। तो सरकार ने क्या बोला है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका मेडिक्लेम नहीं है, तो 50,000 रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंस जो आप डॉक्टर को देते हैं, चाहे आपने दवाई ली हो, चाहे आपने डॉक्टर की फीस ली हो, तो उसके भी बिल रखिए और अपनी इनकम में से उसे माइनस कर लीजिए। किसी भी बीमारी के लिए, मैं वो गंभीर बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलग सेक्शन है। मैं नॉर्मल अगर खांसी जुकाम मलेरिया के लिए भी आपने अगर कोई खर्चा किया था और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ITR फाइल कर रहे हैं, आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए तक का आप डिडक्शन अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो क्या होता है, आखिरी वक्त पर कहने का मतलब ये था कि हो सकता है आपने डॉक्टर को फीस तो दी लेकिन आपने उससे कोई रसीद ली नहीं, या कोई भी चीजें हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना था आप नहीं करा पाए, अभी करा लीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चीज से आपको फायदा मिलने वाला है, वो 31 की तारीख निकल जाएगी तो बाद में करने का कोई फायदा होगा नहीं, अगले साल काम आएगा तो इस साल का ही जरूर कीजिए। ये तो बात एक थी। पर दूसरी बात डॉक्टर साहब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, वो ये है कि कई बार टैक्स पेयर क्या है, उन्होंने अकाउंट खोला PPF का, उसमें उन्होंने अब सोचा भाई अब तो मुझे टैक्स का बेनिफिट लेना नहीं है तो मैं क्यों इसमें भरूं। पर क्या होता है, हर चीज के अंदर मिनिमम कुछ तो अमाउंट होना होता है। जैसे अगर हम PPF की बात करें तो 500 रुपया मिनिमम आपको हर साल जमा करना पड़ता है। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट नहीं भी ले रहे हैं, आपको अभी इनकम आमदनी रुक भी गई है, पैसा निकालना नहीं है, तो 500 रुपया कम से कम आप जमा कर दीजिए, उसे मत भूलिए। 31 तारीख निकल जाएगी तो फिर अगली बार आपको 500 तो भरना ही है इस साल का, 50 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ऐसी वो सब चीजें जहां पर आपको 31 से पहले अपना ये सब करना है, उसे जरूर कर लीजिए। 31 तारीख निकल गई तो उसके बाद में फिर आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी जरूरी है। तो सर बहुत सारे मित्रों का ये भी सवाल था कि PPF को लेकर कि बताइए अगर हम PPF ATC में उसमें कोई डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ पा रही मेरे तक अभी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं जी जी। अभी आप सवाल दोहरा दीजिए दोबारा जी से। सर, मैं सवाल कह रहा दोबारा हूं दोहरा कई दीजिए, मैं मित्रों सुन का नहीं पा PPF को लेकर वही वही मैं समझ गया। तो कई मित्रों का ये PPF पर बहुत दुविधा बनी हुई है। वो कह रहे कि नए रिजीम में ATC का प्रावधान नहीं है तो हम PPF में जमा क्यों करा दें, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है क्या उसमें टैक्स लगेगा, कैसे उसमें बेनिफिट हमें होगा, PPF का क्या फायदा होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जो PPF अकाउंट है उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स की तो कोई चिंता है नहीं। अब बात यह है कि उसमें पैसा जमा करें कि नहीं करें, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पास दूसरे ऑप्शन ऐसे नहीं है जहां मुझे करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि PPF अकाउंट उतना आकर्षक अब नहीं रहा है जितना पहले था, क्योंकि अब इसमें ब्याज मिलता है 7.10%। और वो भी क्या हो गया, सरकार टाइम टाइम पर इसको अभी कम ज्यादा कर सकती है। तो अगर मान लीजिए आपके पूरे PPF अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब जब वो टैक्स में बदलाव करेगी, सरकार का टैक्स कम कर देती है क्योंकि अब दौर चालू हो गया है ब्याज कम होने का, तो बेशक आने वाले समय में हम देखेंगे कि PPF पर भी ब्याज दरें कम होंगी। जब ब्याज दरें कम होंगी तो सिर्फ नया पैसा जो आप निवेश कर रहे हैं उस पर ही कम नहीं होंगी, बल्कि जो पैसा आपका आज तक पूरा जमा हुआ है उस पर भी आगे के लिए कम हो जाएंगी। तो ऐसे में यदि आपके पास दूसरे विकल्प हैं तो मेरे हिसाब से
पीपीएफ एक बहुत अच्छा, बहुत आकर्षक अब नहीं रह गया है। लेकिन ऐसे निवेशक जो ये चाहते हैं कि भाई पैसा सेफ है, क्योंकि 100% सेफ है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री मिलता है। अगर आपकी ऑलरेडी इनकम है, देखिए ऐसे लोग रिटायर्ड हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, अब तो 12 लाख रुपए तक वैसे भी टैक्स लगने वाला नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, आपने कहीं निवेश किया, उसके ऊपर जो आमदनी हुई वो टैक्सेबल हुई, या पीपीएफ में किया और टैक्स फ्री हुई, बात तो एक ही है। भले ही आपने एफडी की और एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिला, टैक्सेबल है, बट आपकी इनकम तो 12 लाख के ऊपर जा नहीं रही है अगले साल में, तो क्या टैक्स लगेगा। तो फिर आपको सोचना यह है कि खाली इस बात से नहीं कि पैसा टैक्स फ्री है, आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो इंपॉर्टेंट है। तो यदि ऐसा है कि आपको लगता है कि पीपीएफ अकाउंट अब आपके लिए बहुत जरूरी नहीं रह गया है, तो जैसा मैंने कहा कि मिनिमम 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होता है, वो मत भूलिए, 500, 1000, 2000 है जो कर लीजिए, बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक और बताऊंगा, 15 साल का अकाउंट होता है, 15 साल के बाद आप 5-5 साल से इसे बढ़ा सकते हैं। तो 15 के बाद 5 साल बढ़ाया, 20 साल हो गया, उसके फिर बढ़ाया आपने, 25 हो गया, जब तक चाहें आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसको बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा है कि अगर आपके 15 साल पूरे हो गए, अकाउंट मैच्योर हो गया, आपने आगे फिर से बढ़ा दिया 5 साल के लिए, तो जो पैसा आपका टोटल इकट्ठा हुआ था बढ़ाते वक्त, जिस साल बढ़ाया उस वक्त पर, उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप एक साथ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप महीना दर महीना करके अगले 5 सालों में पूरा करना चाहें। उदाहरण के तौर पर आपका 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, आपने उसे अकाउंट को एक्सटेंड कर दिया, अब 20 लाख का 60% की बात करेंगे तो 12 लाख रुपया आपका बनता है। ये 12 लाख रुपया आप एक साथ निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 5 सालों में आप 12 लाख को डिवाइड करके आप फिर निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और अकाउंट को चालू रख सकते हैं, तो ये सुविधा भी है। तो ये निर्भर करेगा, अगर जरूरत है तो आप बिल्कुल उसके जारी रखिए, बीच बीच में विड्रॉ भी करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि अब मेरा अकाउंट, भाई ये 5 साल बढ़ाए थे पर अब मेरी इनकम नहीं हो रही है, तो मिनिमम 500 रुपया जमा करके उसको छोड़ दीजिए। कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि और क्या जरिया है निवेश करने का जिसमें लाभ भी होगा, टैक्स भी बचेगा और सुरक्षित भी होगा। ये 3 पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, निवेश करने के लिए 4 चीजें होती हैं मेनली, स्कीम का नाम कुछ भी हो सकता है, 4 चीजें होती हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट, यानी कि शेयर बाजार, उसमें आप भले ही डायरेक्टली शेयर ले रहे हो या आप एसआईपी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, वो एक शेयर बाजार होता है जहां पर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस होगा तो यानी कि आपकी हिस्सेदारी है बिजनेस में, वहां पर लॉस और प्रॉफिट होता है। लेकिन हालांकि मैं सही बोलूं तो अगर आप जानकारी के साथ निवेश करते हैं तो उससे ज्यादा फायदा और कहीं भी नहीं होता, लेकिन हाँ, जानकारी की जरूरत है। दूसरा होता है डेट, यानी कि जहां आप सामने वाले को लोन देते हैं। आप जिसे एफडी करते हैं, एफडी क्या है, आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने आपको बोला भाई आपके पैसे पे हम आपको ब्याज देंगे और इस समय के बाद आपका पैसा वापस भी कर देंगे। तो ये क्या हुआ, बैंक को आपने लोन दे दिया ना, आप लोन नहीं कह रहे, आप लेते हैं बैंक से पैसा तो बैंक को लोन कहता है, बैंक आपको पैसा देता है और अपना पैसा ब्याज समेत वापस लेता है आपसे, उसको लोन कहता है। आप बैंक को पैसा देते हैं और बैंक आपको ब्याज के साथ आपका पैसा वापस करता है, उसको एफडी कहते हैं। बट हुआ तो आपका बैंक के ऊपर लोन ही ना एक तरह से। तो ये जो लोन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका मैंने एफडी कही, ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। उसके अलावा गोल्ड हो गया, जहां लोग निवेश करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में। और चौथी चीज होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप चाहे प्लॉट ले लो या आप घर ले लो, मकान बना हुआ ले लो, फार्म हाउस ले लो, ये निवेश होते हैं। अब पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। आपने पूछा कि क्या क्या जगह हैं जहां पर निवेश करना चाहिए। हालांकि टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन गोल्ड भी आप देखिए निवेश का अच्छा विकल्प है। और पिछले 1 साल की तो बात करें तो 32% का रिटर्न आया है गोल्ड पर। हालांकि हर साल ऐसा नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गोल्ड एक अच्छा विकल्प है। बट मेरा एक ही यहां पर राय रहेगी, अगर सोने में निवेश करना है तो ये फिजिकल गोल्ड मत लीजिए। गोल्ड के लिए आपके पास और सुविधाएं हैं। गोल्ड ईटीएफ होता है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, और अब तो सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
यानी कि सोने के सरकारी बॉन्ड वो भी जारी किए हुए हैं। तो सोने में निवेश करना है तो ये विकल्प अपनाइए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, रख रखाव की चिंता होती है, प्योरिटी की चिंता रहती है। और ज्वेलरी में तो इन्वेस्ट करना ही मत, क्योंकि ज्वेलरी में आपने इन्वेस्ट किया तो वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। होता यह है कि आज एक चेन ले ली, कुछ टाइम के बाद में चेन पुरानी हो गई, टूट गई मान लीजिए, जाएंगे ज्वेलर के पास, थोड़ा और पैसा लगाएंगे और एक भारी चेन ले लेंगे, तो चेन के बदले में चेन ही आने वाली है। वो निवेश नहीं होता है। निवेश वो है जहां पर पैसे को निकाल कर आप जो जरूरत है उसके लिए लगा सकें। सोने के लोग बिस्किट लेते हैं, कॉइन लेते हैं, सिक्के लेते हैं, बट मेरे हिसाब से उससे भी बेहतर विकल्प जो है आज की तारीख में जो मैंने बताया आपको, आपको फायदा उतना ही होगा। सोने का भाव बढ़ेगा तो सोने का सिक्का हो या फिर सोने के बॉन्ड्स हो, आपको फायदा होने ही वाला है। तो इसके लिए जो बॉन्ड्स हैं, ईटीएफ हैं, इसमें निवेश कीजिए। दूसरी बात, हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो एफडी में निवेश करते हैं। अगर आप टैक्स के हिसाब से कह रहे हैं तो वहां पर तो देखिए पीपीएफ में करेंगे तो टैक्स में छूट मिलेगी। आप 5 साल की एफडी करेंगे तो मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में आप 5 साल का डिपॉजिट रखेंगे तो मिलेगी, या आप एनएससी करेंगे तो मिलेगी। लेकिन अगर आपका इरादा यह है कि भाई हमें सिर्फ टैक्स ही नहीं बचाना है, तो पैसा भी कमाना है, तो बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। सरकारी कंपनी जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपके पास में जैसे आरईसी है, एनएचएआई है, यूपी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ऐसे बहुत सारी कंपनी के बॉन्ड आते हैं। इन बॉन्ड पर आपको अच्छा ब्याज मिलता है, तो इन बॉन्ड्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके भी बॉन्ड्स आते हैं टाइम टाइम पर, और प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर आते हैं। तो ये एफडी से बेहतर आपको रिटर्न दे सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। फिर म्यूचुअल फंड्स तो आपके पास जरिया है ही, उसके जरिए आप शेयर मार्केट में, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। और डॉक्टर साहब एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करूंगा, हम निवेश पर आ गए तो मैंने कुछ बातें बताई, लेकिन जैसे ना 31 तारीख आने वाली है, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कहा कि रह गई तो छूट जाएगी। तो मैं ना आपको 2-3 विकल्प बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा। जैसे घर किराए पे दिया हुआ है, उसका टीडीएस आपने काटा है कि नहीं काटा है, नहीं काटा है तो प्लीज काट लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा अभी नोटिस कैसे आते हैं। आपने कोई घर बेचा था, वो घर बेचा था तो कैपिटल गेन टैक्स उसका जमा किया है कि नहीं किया है, क्या करना है, घर लिया कि नहीं लिया हुआ है, कि 31 तारीख निकल जाएगी ना तो बाद में वो सब हो नहीं पाएगा। तो उस पर मैं आपको जरूर कोई बातें बताना चाहूंगा। जी जी, बताइए बताइए। जी, मैं आपको ये बताता हूँ, आजकल ना जी जी अगर आपका घर है और घर किराए पे दिया हुआ है, तो 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर उसका किराया है महीने का, तो जो आपका किराएदार है वो आपको किराया देने से पहले उस पर से टीडीएस काटेगा। टीडीएस काट रहा है। टीडीएस काटना जरूरी है। तो कितना? 5%? 1%? नहीं नहीं, घर अगर बेचते हैं तो 1% है, घर अगर आपने किराए पर दिया हुआ है तो 5% का टीडीएस। ठीक है, टीडीएस, जी जी जी। अब हुआ क्या, हमारे एक क्लाइंट, तो उनको उनके लैंडलॉर्ड ने बोला, वो तो किराए पे रह रहे थे बेंगलोर में, वहां ट्रांसफर में होके गए थे, उनका घर मुंबई में है, वहां पर फिर किराए पे लेना पड़ा। तो उनके मकान मालिक ने बोला कि भाई नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं मेरा टैक्स भर लूंगा बाद में, आप अपना मेरा टीडीएस मत काटो। अब इन्होंने सोचा भाई मेरे क्या फर्क पड़ता है, टीडीएस काटने का मतलब मेरा फायदा तो होने वाला नहीं है, टीडीएस काटूंगा तो भी मुझे सरकार को ही जमा करना है ना, और नहीं काटूंगा तो भी मकान मालिक को ही आने वाला है। तो आपस में उन्होंने बोला ठीक है भाई आप टैक्स पे कर लेना, मैं नहीं काटूंगा। लेकिन क्योंकि आयकर में प्रावधान ये है कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसने अगर नहीं काटा तो उसकी पेनल्टी उसको आएगी, जो देने वाला है, हाँ जो किराया दे रहा है, जो दे रहा है। किराया दे रहा है उसने काटना है, और काट लेकिन के सरकार 50 को जमा करना है। 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, महीने का किराया 50,000, ज्यादा 50,000 से कम है कोई बात नहीं। जी जी जी। अब क्या होता है, अगर वो समझदार व्यक्ति है तो कई प्रावधान होते हैं, लेकिन अनजाने में आपने कह दिया कि भाई टैक्स काटो मत मेरा। लेकिन इसमें क्या है, जो बेचारा वो शराफत से किराया तो दे ही रहा था, किराया तो कम किया नहीं, पर टीडीएस नहीं काटा, अब वो फंस गया। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किराया ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए, से फायदा किसी का नहीं होने वाला है। अगर आपने ये समझकर कि किराया 50 पे कटना था
तो मैंने चलो मेरा भी फायदा, मेरे किराएदार का फायदा, मैंने जो किराया था उसका कर दिया 49,500 रुपया। 50,000 की जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर 50,000 रुपया है तो टीडीएस कटना ही चाहिए, अदरवाइज दोनों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो जी इसके जी। लिए जरूरी है कि ऐसी चीजें कोई भी रही हूं। हम पहले जब आपस में बात कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये जो हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं तो कैसे होता है, तो कई बार पता नहीं होता है, तो वहां पर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो पहले खैर मैंने भी बताया कि जो टीडीएस कटता है 5% टीडीएस का प्रावधान है, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर किराए पे घर लिया हुआ है और टीडीएस कटा है, वो टीडीएस जमा भी करना है। अगर पूरे साल का आपने अभी तक हर महीने नहीं कटा था, कोई बात नहीं, लास्ट का महीने का जो किराया है पूरे साल का टीडीएस वहां काट लीजिए और काट के गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए। अल्टीमेटली जो पैसा है वो आना उसके ही हाथ में है, मकान मालिक के, उनको ही क्लेम मिलने वाला है। बट वो डायरेक्ट नहीं जाके सरकार की तरफ से फिर जा रहा है, तो सरकार को पता चल रहा है कि भाई इस व्यक्ति की आमदनी हो रही है, अब वो छुपाएगा नहीं। तो इसके लिए सरकार ने प्रावधान बनाया है कि जो किराया दे रहा है वो टीडीएस काट के ही दे। तो अगर मकान मालिक ने अपना किराया में से नहीं कटवाया हुआ है तो अब भी वो कटवा के जमा करवा दे, ताकि ये दिक्कत ना आए। तो ये कुछ अच्छा, बातें ये तो किराए वाली बात है। अगर मकान कोई खरीदता है या बेचता है, उसमें भी इसी तरह के जो नियम है टैक्स के लागू होते होंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और वो 50 लाख रुपए से अधिक की कीमत है उसकी, तो 1% का टीडीएस कटता है। हालांकि यहां पर गलती नहीं होती, क्योंकि यहां जब घर बेचते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, उसी वक्त पर टीडीएस कट जाता है। तो जो घर खरीद रहा है वो 1% टीडीएस काट कर ही वो बेचने वाले को पैसा देगा, और जो 1% काटा है उसको वो जमा कर देगा। एक बात ध्यान रहे, अगर आप जिससे घर जो बेचने वाला व्यक्ति है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, भारत का नागरिक है और भारत में रह रहा है ना, भारत में रह रहा है, तो 1% काटना है। लेकिन वो भारत में नहीं रह रहा है, नॉन रेजिडेंट हो गया है, भारत में घर लिया था, घर आप बेचने जा रहे हैं, आप पहले से विदेश चले गए, वहां रह रहे हैं, उस केस में आपको उस पर 12.50% के रेट से टीडीएस काटना होगा। 12.50% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो उस हिसाब से आपको टैक्स काटना होगा एनआरआई के मामले में। और अगर वो रेजिडेंट इंडियन है, वो यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, तो फिर 1% का टीडीएस काटना होगा और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना होगा। डॉक्टर साहब, यहां तो खैर मिस्टेक नहीं होती है। जब आप घर बेचते हो, घर खरीदते हो, तो रजिस्ट्री के टाइम पे सब प्रोविजन हो जाता है। लेकिन क्या होता है, आपने घर बेचा, अब जो घर बेचा उस पर आपका कैपिटल गेन हो गया, आपका जो कैपिटल गेन हुआ उस पर आपको टैक्स भरना है। अब टैक्स भरना है, नहीं तो आपको बचाने के तरीके भी हैं। या तो क्या है, आपने घर बेचा, उसके सामने आप नया घर लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टैक्स बचेगा। लेना कब है, आपने मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिस वित्त वर्ष में हम हैं, इस साल के अंदर एक घर बेचा है जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, और आपकी मंशा है कि आप नया घर खरीदेंगे, तो घर खरीदने के लिए मिलेंगे आपको 2 साल, और घर बनाना है तो मिलेंगे 3 साल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसा मिला है उस पैसे को अपनी मर्जी से आप एफडी कर देंगे, नहीं। या तो आप 31 जुलाई जब आप आईटीआर फाइल करेंगे इस साल का, उससे पहले पहले घर ले लीजिए। और अगर नहीं लिया आपने, आपको लेने का मन है पर 31 जुलाई तक डील फाइनल नहीं होती है, तो आपको इस पैसे को रखना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जो कि किसी भी सरकारी बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एफडी जैसा ही अकाउंट है, आपको ब्याज भी मिलेगा, उस अकाउंट में पैसा रखिए, और बाद में आप 2 साल के अंदर जब भी घर खरीदेंगे तब बैंक को बोलिए भाई मैं इससे घर खरीद रहा हूं, इसके नाम पर आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, बैंक डायरेक्टली उस व्यक्ति को या उस बिल्डर को पैसा दे देगा। तो इसमें भी क्या होता है डॉक्टर साहब, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। किसी एक व्यक्ति ने यही गलती कर दी, उनको ये नहीं पता था कि मुझे पैसे को सीजीएस में पार्क करना है, उन्होंने घर खरीदना था, घर खरीदा भी, तो उन्होंने घर बेचा, बेच के उनका जो कैपिटल गेन का अमाउंट हुआ वो उन्होंने अपने हिसाब से एफडी बना के रख दी, और जब घर खरीदा
उन्होंने वो एफडी तोड़ी और पैसा बिल्डर को पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोई टैक्स की चोरी नहीं की, लेकिन जो आयकर का नियम है, क्योंकि यहाँ लॉजिक नहीं चलते, यहाँ चलता है कानून, और कानून कहता है कि आपको आईटीआर फाइल करने से पहले पैसा जमा करना था, और ये इनकी चूक हो गई, और कई साल के बाद अब जाके उन्हें नोटिस आया। और जब नोटिस लेट आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि उस टाइम तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, और 2% तो उनका जो कैपिटल गेन टैक्स बचना था वो सरकार ने डिसअलाउ कर दिया, इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया। आपने भले ही घर खरीदा, पर क्योंकि आपने अपने पास से पेमेंट किया, आपने उस पैसे को सीजीएएस में नहीं रखा था, इसलिए आपको कैपिटल गेन नहीं बचेगा। आपका जो कैपिटल गेन टैक्स बन रहा था वो आपको चुकाना पड़ेगा, और चुकाना पड़ेगा वो ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा, तो बाद में बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे, अगर आपने सोना बेचा है, आपने घर बेचा है, तो इसके ऊपर होता है कैपिटल गेन, उस पर लगता है टैक्स, वो टैक्स आपको चुकाना है। नहीं चुकाना है तो जैसे मैंने बताया कि आप उसको दूसरी प्रॉपर्टी बाय कीजिए, नहीं बाय कर पाए जल्दी से तो उसको पहले पार्क कर दीजिए, बाद में बाय कीजिए। आपको नहीं बाय करना है, आप सोचते हैं टैक्स भी नहीं चुकाना, मुझे बाय भी नहीं करना, मुझे घर नहीं खरीदना है, तो एक होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड। इन बॉन्ड में क्या होता है, 50 लाख रुपए तक डिपॉजिट किया जा सकता है। तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ, आप 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन आरईसी, एनएचएआई, आईआरएफसी, पीएफसी, ये सरकारी कंपनी के बॉन्ड हैं। आप इन बॉन्ड्स में पैसा जमा कर दीजिए, जिस दिन आपने घर बेचा था उससे 6 महीने के अंदर आपको जमा करना पड़ता है, तो आपको टैक्स बच जाएगा, टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। और इन बॉन्ड पर 5.25% सालाना ब्याज मिलता है, ब्याज टैक्सेबल है। बट कुछ निवेशक बोलते हैं भाई ठीक है, मैं घर खरीदना नहीं, क्या करें घर खरीद के, हमें टैक्स भी चुकाना नहीं है, तो ये बॉन्ड भी एक विकल्प है। और तीसरा ये है कि भाई आपको टैक्स बन रहा है, वो चुकाइए, फिर अपनी मर्जी से वो पैसे को आप अपने परिवार को गिफ्ट कीजिए, आप ये कीजिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है अनजाने में, कुछ लोग बोलते हैं मेरे कैपिटल, मैंने घर तो बेचा, मेरे पास तो रखा नहीं, मैंने तो बच्चों में बांट दिया, तो मैं क्यों टैक्स चुकाऊं। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि बच्चों को पैसा दे देंगे तो आपका टैक्स बच जाएगा। आप टैक्स चुकाकर तब बच्चों को दीजिए, तब ठीक है, नहीं तो उस केस में भी आपको दिक्कत आएगी ही। अब तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आ सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जब से आपका पैन आधार लिंक हो गए हैं, सब जानकारी सरकार को मिलती है, तो 99.9% है कि अगर वहां पर कानून का उल्लंघन हुआ है, चाहे वो आपकी मंशा कुछ बचा चोरी करने की नहीं थी, तो भी कल को दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रहे, कानून के जो नियम है उसके हिसाब से कीजिए, और आप वो हिसाब से टैक्स। सर एक 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 छोटा सा सवाल आया है कि हाउ सेफ आर दीज बॉन्ड्स, ये बॉन्ड कितने सेफ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सरकारी कंपनी है, अब बॉन्ड तो अगर प्राइवेट भी होते हैं, पर प्राइवेट तो मैं आपको चलो नहीं कहूंगा, पहले आप लीजिए सरकारी कंपनी के बॉन्ड लीजिए। अब सरकारी कंपनी अगर घाटे में चली गई और बंद हो गई तो रिस्क है। ये ऐसा है, आपने एसबीआई में एफडी की, आपको पता है एसबीआई तो कभी डूबने वाला है नहीं, मेरी एफडी सेफ है, पर आपने एफडी कर दी। अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही कपोल कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया, यहाँ बॉम्बे में तो बहुत सारे, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया, अभी हाल ही में पिछले महीने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया। तो अभी कोऑपरेटिव बैंक था, हमें लगा बैंक है, बंद हो गया। तो ऐसे बॉन्ड का है, अगर वो कंपनी बंद हो गई तब तो रिस्क है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बंद होने के चांस नहीं है, तो ऐसे कंपनी के बॉन्ड आप ले सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ी जानकारी के साथ में, आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप जहां से चाहे वहां से लें, लेकिन आपको लगे कि मैं आपको बता दूं ये बॉन्ड ठीक है कि नहीं, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो अच्छे सरकारी कंपनी हैं उनके आप बॉन्ड ले लीजिए। थोड़ा एसबीआई की, मान लीजिए एसबीआई की बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड भी है, एसबीआई के एफडी भी है, पर बॉन्ड पे ब्याज ज्यादा मिलता है। तो मेरा कहना है कि अगर आपको समझता है कि भाई एसबीआई के बॉन्ड में अच्छा मिल रहा है, आप बॉन्ड ले लीजिए एसबीआई के। तो थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी, बट बहुत सारे अच्छे बॉन्ड्स हैं जहां डूबने का पर्सन नहीं होता है, उम्मीद कम है, और ऐसे बॉन्ड भी है जहां पर डूबने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आप उन कंपनी के बॉन्ड लीजिए, सरकारी कंपनी के, जहां पर जैसे यूपी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बॉन्ड हैं और ब्याज भी अच्छा मिल रहा है उसके ऊपर। और हाल में मुझे लग रहा है कि यूपी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डूबने के कोई चांस हैं, आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छे सरकारी कंपनी के बॉन्ड्स हैं,
उसमें पैसा लगाया जा सकता है। अच्छा, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है, तो चाहे वो नौकरी में है या नौकरी में नहीं है, तो कई बार ये सवाल आ गया है कि देखिए, जो किसी नौकरी से रिटायर हुआ है उसकी अब इनकम नहीं है, कि पेंशन मिलता है थोड़ा बहुत, या कई सीनियर सिटीजन है उनकी कोई इनकम नहीं है, तो उनसे क्यों टैक्स लिया जाता है, उनको एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अब क्या सुविधाएं हैं उनके लिए इनकम टैक्स में, ताकि थोड़ा बहुत पैसा अपने जीवन यापन के लिए वो बचा सके। देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने एक लिमिट तक तो आपको छूट दी है ना, उसके ऊपर आमदनी हो रही है तो रिटायर्ड हूं। अब हो सकता है, देखिए सरकार ने बोला है न्यू टैक्स रिजीम में, अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात भी करूं, अगली बार तो खैर और बढ़ गया, इस ईयर के अंदर भी अगर आपकी टोटल इनकम 7,75,000 रुपए तक की है, आपकी पेंशन है, तो 75,000 रुपए तो वैसे ही माइनस कर लेते हैं आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। तो अब सरकार बोल रही है भाई रिटायर्ड है, आपकी इनकम 7,75,000 रुपए की है, और दूसरा व्यक्ति जो आज यंग है उसकी इनकम इससे भी कम है, तो उसको हम टैक्स ले रहे हैं, तो आपसे क्यों नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर रिटायर्ड हैं और इनकम आपके लिमिट के अंदर है तो टैक्स नहीं ले रहे हैं आपसे, बट अगर उससे ऊपर जा रही है तब आप चुका रहे हैं। बट सरकार ने चलिए एक बात और अच्छी कर दी, इस साल के लिए तो आपकी 7 लाख की बात की है, अगले साल तो 12 लाख हो ही रहा है ना। तो अगर पेंशन मिल रही है तो 75,000 तो पहले माइनस हो गया, फिर उसके बाद 12 लाख, और 12 लाख पर भी छूट नहीं, कोई टैक्स नहीं लगना, तो कुल मिलाकर 12,75,000 रुपए तक की आपकी पेंशन टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए पेंशन थी आपकी 8 लाख की और बाकी था आपका ब्याज के रूप में इनकम, सब मिलाकर भी अगर 12,75,000 रुपए हो रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं चुकाना है। तो एक पेंशनेबल व्यक्ति को 12,75,000 तो मेरे हिसाब से काफी हो गया ना, उसके ऊपर अगर आ रहा है तो फिर टैक्स चुकाने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो सरकार ने इतनी बात तो समझी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई कई मित्र और ये क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कि जो सेविंग से इंटरेस्ट आता है या एफडी से इंटरेस्ट आता है, तो उस पर भी टैक्स बहुत लगाया जाता है, उसको भी इनकम में जोड़ दिया जाता है। तो जो सीनियर सिटीजन नहीं है और जो सीनियर सिटीजन है, किस तरह से उनको ये कैलकुलेट किया जाता है। देखिए ऐसा है, ब्याज के रूप में जो भी इनकम होती है वो अपनी आय में जुड़ती है और टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते हैं तो उसमें सरकार ने बोला है सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट के रूप में जो आमदनी होती है, ब्याज के रूप में जो आमदनी होती है, उसे इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। 50,000 रुपए से अधिक की आय एक फाइनेंशियल ईयर में अगर होती है तो उसको जोड़ा जाएगा, 50,000 रुपए तक नहीं जोड़ा जाएगा। बट समस्या यह है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में है। अब हो ये रहा है कि नई टैक्स रिजिम में ज्यादा टैक्स बच रहा है। आप बोल रहे हो भाई 50,000 रुपए की भी जोड़ लो, जब जोड़ना ही हो भी जोड़ लीजिए, पर तब भी मुझे टैक्स कम लग रहा है, तो फिर ऐसे में नई टैक्स ही सही है। तो सरकार ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि जो सीनियर सिटीजन है उनको शायद न्यू टैक्स में भी कुछ ब्याज के रूप में इनकम और फ्री कर देते तो अच्छा ही होता, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हैं तो आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट से हो, चाहे वो एफडी से हो, वो आपकी आय में जुड़ने वाला है। अच्छा सर, जो नए लोग जो नौकरी में आते हैं या 4-5 साल की उनकी नौकरी है, तो उनको क्या सजेशन आप दे सकते हैं, उनको किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाना चाहिए, निवेश करना चाहिए, ताकि उनका लॉन्ग टर्म में उनका फ्यूचर सुरक्षित भी रहे और आगे आने वाले समय के लिए उनके काम भी आ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए क्या होता है रिटायरमेंट के बाद, पहली बात तो ये है, अगर आप सौभाग्यवश आपको पेंशन मिलती है तो काफी हद तक थोड़ा सा चिंता कम हो जाती है कि भाई पेंशन मिलती रहेगी। हालांकि पेंशन मैं तब बात कर रहा हूं जब आपकी पुरानी जो पेंशन है वो हो, जहां पर महंगाई भत्ता शामिल है और पे कमीशन जब भी बढ़ाता है तो आपकी पेंशन बढ़ती है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि पेंशन फिक्स रहेगी तो उसमें फिर बात नहीं बनती है, क्योंकि क्या होता है ना, पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। हमने देखा था, मतलब
एक टाइम पे 25 पैसे की भी बहुत कीमत होती थी, और आज शायद 25 रुपए की भी कीमत नहीं रही है। 100 रुपए से कम का नोट भी कुछ खरीद नहीं पाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरी कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे हर महीने 50,000 मिलते रहें। अब 50,000, मैं आपको एक बात बताऊं, आज के 50,000 रुपए अगर 6% की भी महंगाई दर रहेगी तो आज से 10 साल के बाद 50,000 की कीमत हो जाएगी 28,000 के बराबर, आज के 28,000 के आसपास। आज से 15 साल के बाद आज के 50,000 की वैल्यू रहेगी आज के लगभग 20,000 के आसपास। आज के 50,000 की वैल्यू आज से 20 साल के बाद रहेगी लगभग 16,000 के आसपास। तो सर, अगर कोई व्यक्ति 60 में रिटायर होता है और 80 साल की भी मैं मतलब बात करूं कि जब वो 80 साल का होगा वो व्यक्ति, उस साल पर 50,000 से क्या काम चलने वाला है। और अगर किस्मत अच्छी हुई, हमने आशीर्वाद लिया हुआ है, जुग जुग जियो, 100 साल जियो, तो 100 साल मतलब आज से 40 साल के बाद 50,000 की क्या वैल्यू रहेगी। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी आती है ना, क्योंकि मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, अक्सर जो व्यक्ति रिटायर होते हैं उनके पास इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आते हैं, उनको बोलते हैं बड़ा अच्छा पेंशन प्लान है, इस पेंशन में आपको जिंदगी भर 50,000 की पेंशन मिलती रहेगी या 1 लाख की पेंशन मिलती रहेगी। आपके जाने के बाद में आपके स्पाउस को भी पेंशन मिलेगी, और उनके जाने के बाद में जो पैसा जमा किया था वो आपको वापस मिल जाएगा। अब वो देते क्या है, देते तो वही है जो पैसा जमा कर रहे, ब्याज ही आपको दे रहे हैं। जब लास्ट में आपका पैसा आपको वापस देना है तो जिंदगी भर जीते जीते आपके पैसे के ऊपर आपको ब्याज देते हैं, वो भी 5-5.5% का। अब समस्या यह है कि यहां पर जो पेंशन है वो बढ़ती नहीं है। तो अब 50,000 रुपया आपको लगेगा आज की तारीख में ठीक ठाक है, 1 लाख रुपया ठीक ठाक है, पर जैसे मैंने बताया कि आज से 10 साल के बाद 50,000 की कीमत 16,000 के बराबर बचेगी, तब आप बोलेंगे गलती हो गई। ना तो पैसा निकल सकता अब वो, ना तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे सकती है, वो मिलेगा दोनों की मृत्यु के बाद या जो भी था, और 16,000 से मेरा खर्चा चल नहीं रहा है। तो प्लीज आप अगर रिटायर होते हैं, जो पूरा पैसा मिलता है उसे इस तरह से डिवाइड करके निवेश कीजिए कि उसके ऊपर रिटर्न भी मिले और पैसा सेफ भी रहे, और जब जरूरत हो तब पैसा मेरे हाथ में आ भी जाए। क्योंकि सीनियर सिटीजन को कब जरूरत क्या लगेगी वो भी सोचना जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि पैसे में से कम कुछ पैसा एफडी में रखिए, ताकि भले ही मुझे ब्याज मिले 7-7.5% का, लेकिन जब जरूरत पड़े तब पैसा निकल जाए। लेकिन क्योंकि ब्याज के ऊपर जो ये ब्याज जो मिलता है एफडी पर वो बहुत कम मिलता है, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है, थोड़ा पैसा आप गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड, इसमें भी रखिए। उसके अलावा जो मैंने कहा अभी कि सरकारी बॉन्ड्स हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स हैं, थोड़ी जानकारी के साथ उसमें पैसा रखिए। उसके अलावा थोड़ा पैसा मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति को म्यूचुअल फंड के जरिए, डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं कि आप शेयर बाय कर लीजिए, बट म्यूचुअल फंड के जरिए आपको निवेश करना चाहिए। सारा पैसा नहीं, मैंने सेफ बोला कि कुछ पैसा आप एफडी में रखिए, कुछ पैसा बॉन्ड में रखिए, पर कुछ पैसा ऐसी स्कीम में जहां पर जोखिम कम और एफडी से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पिछले 1 साल में बहुत सारी स्कीम ने म्यूचुअल फंड में ऐसा रहा कि 50%, 80% का रिटर्न दिया, लेकिन सितंबर से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो गिरावट भी काफी आई। जितनी ज्यादा रिटर्न की आप उम्मीद रखेंगे उतनी ज्यादा गिरावट भी देखी जाएगी। तो हमें उसमें नहीं जाना है। आप रिटायर्ड हैं या आप कम जोखिम लेना चाहते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जहां पर आपको 12%, 14% का रिटर्न मिल जाएगा, और मार्केट गिरेगा तो गिरावट भी कम होगी। आप ऐसे फंड में निवेश कीजिए। अब क्या कीजिए, आपने मान लीजिए 50 लाख रुपया अपना निवेश कर दिया ऐसे फंड में जहां मुझे 10-12% का रिटर्न मिल सके। अगर 10% भी मिला 50 लाख पर, तो साल का मेरा 5 लाख मिल रहा है। 5 लाख रुपया अगर मुझे मिल रहा है, उसे डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपके जो दूसरी स्कीम है उससे ज्यादा मिल जाएगा। हालांकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होती है, जिसे आप पोस्ट ऑफिस से बाय कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, तो उस पर सरकार ने अभी तक ब्याज की दर अच्छी रखी हुई है। 8.20% का इंटरेस्ट मिलता है, और लिमिट भी जो है उसकी 30 लाख कर दी है। तो 30 लाख पत्नी के नाम पर, 30 लाख पति के नाम पर, यदि दोनों सीनियर सिटीजन हैं, वो किया जा सकता है।
तो उसके लेकिन उसके अब है जो उसके रिटायर उसके हो गए, इंटर उसके इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा सर, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्सेबल है, पर यह है कि 8.20 है एफडीसी के मुकाबले, बेहतर है। पर उनके लिए जो रिटायर हो चुके हैं, हम अभी बात जो आपने सवाल पूछा था रिटायर होने वाले हैं वो क्या करें, तो पहले से मैं तो बोलूंगा अगर अभी आपके 4-5 साल बचे हैं, आपने प्लान करके अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा रख दिया, मार्केट नीचे भी आ गया तो देखिए हमने रिकॉर्ड देखा हुआ है, नीचे जा आता है ऊपर भी जाता है, 5 साल के बाद इतना तो बन ही चुका होगा कि नीचे आने के बाद भी आपका जो मूलधन है वो तो कम नहीं होगा, कम से कम जो नुकसान होगा प्रॉफिट में से होगा। और फिर आपने उसमें से हर महीने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए, हम बोलते हैं उसको SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने तय कर लिया कि भाई मेरा 50 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, जो भी है, हर महीने मुझे इतना प्रतिशत विड्रॉ करना है, जिस तारीख को आप चाहेंगे उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे महीना दर महीना। तो ये अच्छा जरिया है मेरे हिसाब से। कुछ पैसा आपको रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा रखना चाहिए एफडी में, कुछ पैसा आपका अच्छे बॉन्ड्स में, इस तरह से पैसे को डिवाइड करके आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या होता है कई बार ना बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं यहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं है, यहाँ पैसा लगाओ। भाई देखिए रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ये तो ठीक है, मैंने बहुत अच्छे बैंक में एफडी कर दी, मेरा पैसा नहीं डूबेगा, बट अगर जो महंगाई दर है उसको मैं मात नहीं दे पा रहा हूं तो भी रिस्क है। क्योंकि अगर मुझे मेरे पैसे पर 7% का ब्याज मिल रहा है, उस पर मैं टैक्स जमा दे रहा हूं, 10%, 20%, 30% जो भी है, और महंगाई दर में देख रहा हूं 6%, 7% की है, तो कुछ टाइम के बाद में पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया एफडी में बढ़कर 1 लाख का 1,07,000 रुपया हो गया, आपने बड़ा पैसा बढ़ गया ना, 1 लाख का 1 लाख जमा किया था, 1,07,000 रुपया हो गया। आप यकीन मानिए जो चीज आज 1 लाख की मिलती है उस टाइम पर 1,07,000 में नहीं मिलेगी, तो पैसा बढ़ा किधर, खाली नंबर बढ़ गया, बट आपके पैसे की वैल्यू तो कम हो गई ना। तो इसके लिए आपको ये भी एक जोखिम है कि आप अगर वहां जमा कर रहे हैं पैसा जहां पर पैसा महंगाई दर और इनकम टैक्स चुकाने के बाद में आपको कुछ हाथ में नहीं दे पा रहा है, वो जोखिम है। तो इसके लिए क्या बात है, वो समझकर आप निवेश ऐसा कीजिए कि जहां पर पैसा महंगाई दर को भी मात दे सके। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पंकज जी। मुझे लग रहा है कि हमारे जो मित्र जुड़े थे या इसके बाद जब ये आपका कार्यक्रम इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे आएगी तो तब सुनेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसमें। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और आपने आयकर से संबंधित, निवेश से संबंधित और अन्य टैक्स की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है और करना चाहिए। आपने कहा एक एक पैसा गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में रहता है, तो नेचुरली क्योंकि अब आपने जैसे बार बार कहा आधार और पैन जब से लिंक हो गया है तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो आपके छुपा रिकॉर्ड्स नहीं में हो नहीं कोई नहीं भी छुपा। छिपा नहीं रहता है। पंकज मठपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में फिर आपको कष्ट दे देंगे। कुछ इस तरह के सवाल जो हमारे पास आएंगे हम पुनः आपको इस मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपसे इस तरह की बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अच्छा, धन्यवाद जो सर। मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े उनके लिए दो शब्द आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए आपके कोई भी सवाल हो कभी भी तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब के माध्यम से उनके फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट कर दीजिए, अपने कमेंट कर दीजिए जो भी सवाल हैं, तो उन सवालों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में दिए जा सकते हैं या फिर किसी कार्यक्रम के माध्यम से दिए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि टैक्स बचाना है तो किसी जानकार, किसी प्रोफेशनल के जरिए आप बिल्कुल कीजिए। नहीं तो कई बार ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे पास जहां पर बहुत छोटी छोटी बातों के लिए नोटिस आ रहे हैं, फिर नोटिस जवाब देने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको नोटिस ना आए, भले ही आपकी टैक्स चुकाया हुआ है, बट फिर भी कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जिसकी वजह से भविष्य में नोटिस आए। तो वो नोटिस से भी बचने के लिए आपको बिल्कुल सही तरीके से आईटीआर फाइल करना है। आपकी इनकम कम है बट है तो सरकार कह रही है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए, नील फाइल कीजिए, आप आईटीआर जरूर फाइल करना ना छोड़ें। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं जरूर और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे नोटिस बहुत आए हैं कि हमारी पत्नी की तो कोई इनकम थी नहीं,
हमने घर में उनका नाम ऐसे ही डाला हुआ था, हमने घर बेचा और पैसा भी मेरे अकाउंट में आया। लेकिन क्या हो गया, घर बेचते समय पैन कार्ड लग गया है धर्म पत्नी का भी। तो अब क्योंकि उनका आईटीआर फाइल हुआ नहीं और हकीकत में उनकी इनकम थी भी नहीं, बट क्योंकि घर बेचते समय रजिस्ट्री हुई और पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी दे दी गई, अब सरकार को मालूम चल गया भाई इस व्यक्ति ने तो घर बेचा है, तो आमदनी हुई क्यों नहीं होगी, आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया। वो नोटिस भेज देंगे, ऑटोमेटिक नोटिस तो आएगा ही आएगा, अप्रूव कीजिए कि आपने घर बेचा है, आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया। फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी इनकम तो थी नहीं, पतिदेव की इनकम थी, या हो सकता है बेटे और माँ के बीच में भी कई बार घर ज्वाइंट नाम में होता है, घर बेटे का होता है, ज्वाइंट नाम में माँ का नाम रखा होता है, तो कोई भी रिलेशन रहे, तो आपने घर बेचा, बोला भाई उनका तो पैसा लगा भी नहीं था, उनकी इनकम भी नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं है, आईटीआर फाइल कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। नहीं फाइल करेंगे, सरकार आपको जरूर नोटिस भेजेगी, ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं नोटिस आजकल। नोटिस आएगा भाई प्रूव कीजिए आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया जब घर बेचा है, फिर आपको बताना पड़ेगा। शायद उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम नहीं थी, लेकिन ये जो कार्यवाही होगी उसका खर्चा देना, उसमें टाइम वेस्ट करना, उससे अच्छा मैं हर एक को कह रहा हूं आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आईटीआर फाइल कर दीजिए, टैक्स के दायरे में नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी हो गया आजकल, इस बात का आप ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज मठपाल जी, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। मित्रों, आज उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद की इस मंच पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे निवेश और आयकर के बारे में हमारे टैक्स एक्सपर्ट श्री पंकज मठवाल जी। पंकज मठवाल जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे। भविष्य में भी कुछ इस तरह की जो हमारे पास कुछ ऐसी कुछ सवाल ऐसे आएंगे या कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होंगी जिनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।